नमस्कार साथियों, आज अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमों की वर्षा की है। उनके 3 ठिकानों पर बमों की वर्षा की है। और द हिंदू में एक लेख सोनिया गांधी जी ने जो लिखा था, उसके अनुसार उनकी जो चिंता थी वो सिद्ध साबित होती हुई दिख रही है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि 17 जून को दिया गया ट्रंप का बयान बेहद निराशाजनक है, जिसमें उन्होंने अपने ही इंटेलिजेंस चीफ के बयान को खारिज कर दिया और दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत करीब था। आज विश्व में ऐसे नेतृत्व की अपेक्षा एवं आवश्यकता है जो तथ्यों पर आधारित हो, कूटनीति से प्रेरित हो, न कि ताकत या झूठ से। तो ये दोहरा मानदंड की जो आशंका जताई थी वो आज सिद्ध साबित हो गई। अब आपको हम ले चलते हैं आज की घटना के ऊपर कि जो अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर जो बम गिराया है उसके बारे में विस्तार से आपको हम बताते हैं। साथियों, आप लोग चैनल पे बने रहें। नेतन्याहू ने जो अपना बयान दिया है, उस बयान में क्या कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर शक्ति से शांति लाने की बात करते हैं। पहले शक्ति आती है, फिर शांति आती है। शक्ति का मतलब परमाणु शक्ति। तो इजराइल परमाणु शक्ति वाला देश है। अगर उसको लगता है कि परमाणु शक्ति आने से शांति आ सकती है, तो ईरान को अगर परमाणु हथियार वो बना के तैयार करता है, वो एक शक्तिशाली देश हो जाता है, तो उसे क्यों नहीं शांति लाने में सहभागिता होनी चाहिए, ये एक सवाल है। तो साथियों, जब ये हमला हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत फोन किया ईरान, और ईरान के राष्ट्रपति को उन्होंने फोन करके तनाव कम करने का आह्वान किया। यानी जिसके ऊपर सबसे पहले इजराइल ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए उसके समर्थन में हमला किया। उससे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आप तनाव कम करने की कोशिश कीजिए। और ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ के हवाले से हम ये बात आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से बात की, और यह बात अमेरिका द्वारा ईरान में 3 परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के कुछ घंटों बाद उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने तनाव में तेजी से कमी लाने और सभी पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमने वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, हाल ही में हुई वृद्धि पर गहरी चिंता भी की, और आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने और बातचीत और कूटनीति के लिए और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए उन्होंने अपना आह्वान दोहराया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात करके ये बातें कही हैं, और उन्होंने एक्स पे पोस्ट भी लिखा है कि सभी लोग इस पर काम करें शांति बहाल करने के लिए। वहीं पर ईरान के एक टीवी चैनल ने कहा कि 3 परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था, इस वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। अमेरिका ने बम तो गिराया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका के बम गिराने से ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है। क्या खाली परिसर पर ही हमला हुआ है या कुछ नष्ट भी हुआ है, ये एक सवाल है। इस हमले में 3 न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले कितने लोग मारे गए। ईरान के बुशर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है, जिसमें रूसी वैज्ञानिक के काम करने की बात खुद रूस के परमाणु कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने की थी। क्या अमेरिका ने उन ठिकानों से खुद को दूर रखा जहां पर रूस के नागरिकों के होने की आशंका थी? ईरान ने अमेरिका के हमले से इनकार नहीं किया है। इस हमले के बाद अमेरिका को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के बारे में कहा है, उससे साफ है कि यह लड़ाई नहीं खत्म होने वाली और ना ही खत्म करने का उनका कोई इरादा है।
ट्रंप ने ईरान को आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश कहा, ईरान के बमों को सड़क छाप बम कहा और साफ साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। तो ये साफ है कि ट्रंप साहब ने जो बोला है अपने बयान में कि इससे भी बड़ा हमला हो जाता है, किया जा सकता है अगर ईरान शांत नहीं हुआ। तो क्या अब भी न्यूक्लियर डील की संभावना बची है, ये भी एक सवाल है। जब अमेरिका ने प्लांट पर बम गिरा दिया तो किस हद तक वह मध्यस्थता किस हैसियत से वो कर पाएगा और ईरान से डील की बात करेगा तो डील की बात का कोई मतलब भी नहीं लगता। ईरान ने एक तरफ से अच्छा ही किया कि अमेरिका पर उसने भरोसा नहीं किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई भेजी है और कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराने के आपके साहसिक फैसले के लिए बधाई। अमेरिका के इस शक्तिशाली प्रदर्शन से इतिहास बदल जाएगा। ट्रंप के इस कदम ने मध्य पूर्व में शांति और समृद्धि का नया रास्ता बना दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर शक्ति से शांति लाने की बात करते हैं, पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। ये एक नया तरीका बताया गया है शांति लाने का। जिस तरह से ईरान से हाइफा पर हमला किया गया, उस पर कितना नुकसान हुआ इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। उसी तरह से न्यूक्लियर प्लांट को कितना तबाह किया है इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि IAEA और रूस ने भी कहा था न्यूक्लियर साइट को टारगेट करने से रेडिएशन हो सकता है, लेकिन ईरान कह रहा है रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। तो क्या अमेरिका ने खाली न्यूक्लियर प्लांट पर ही बम गिराया है? IAEA ने रिपोर्ट किया है कि फोर्ड समेत किसी भी परमाणु ठिकानों के रेडिएशन लेवल में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में अमेरिका के उन दावों पर सवाल उठ खड़ा होता है कि उसने 3 ठिकानों को तबाह किया है या नहीं। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि फोर्डो को खास नुकसान नहीं हुआ है, प्रवेश और निकासी द्वार जो है उसको नुकसान पहुंचा है। भारत में ईरान का एक ट्विटर हैंडल है, यह भारत के ईरान के दूतावास का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। इस पर ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का बयान भी छपा है कि फोर्डो, नताज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है और अमेरिका ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान ने कहा कि IAEA के नाक के नीचे अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने IAEA की भूमिका पर भी सवाल उठाया और लिखा है कि उसकी जिम्मेदारी उस पर भी बनती है। तीनों परमाणु साइट को परमाणु अप्रसार नीति के तहत मॉनिटर किया जाता रहा है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की है कि वह जंगल राज की निंदा करें और ईरान का समर्थन करें। ईरान ने अपनी जनता को भरोसा दिलाया है कि हजारों क्रांतिकारियों और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों ने परमाणु कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाया है, अपनी शहादत दी है। ईरान किसी भी कीमत पर अपने कार्यक्रम को रुकने नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरकाजी ने कहा है अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर बहुत बड़ा अपराध किया। उन्होंने कहा कि इस हमले का असर हमेशा के लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र के हर देश को इस हमले से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार ईरान अपनी संप्रभुता, अपने हितों और लोगों की रक्षा के लिए कदम उठा सकता है, उठाएगा। परमाणु ठिकानों पर हमला करना जोखिम का काम है। इस हमले को अंजाम देकर ट्रंप ने भी बड़ा जोखिम उठाया है। अभी तक नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे और अब उनके साथ ट्रंप भी शामिल हो गए हैं। ट्रंप ने कूटनीतिक बातचीत के लिए जो समय दिया था वो ईरान को बहलाने के लिए दिया था। आप लोगों को याद होगा 2 हफ्ते का समय दिया था कि 2 हफ्ते तक अभी हमें समय चाहिए, उसके बाद हमला करेंगे या नहीं करेंगे उस पर हम विचार करेंगे। तो उससे उन्हें ये लगा कि ईरान पूरी तरह से खतरे के संभावना से अनजान हो जाएगा, मगर उन्होंने अमेरिका के लोगों से झूठ कहा और हमारे मित्र देशों से भी पता चलता है कि कूटनीति का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। अब हम सब इस नतीजे के जिम्मेदार हैं। सबकी नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो कई देशों में आर्थिक तबाही आ जाएगी। ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के साथ साथ रेड सी को भी बंद कर दिया जाएगा। ईरान ने इसे अमेरिका का हमला माना है।
उधर दूसरी तरफ यमन ने कहा है कि वह अब आधिकारिक रूप से युद्ध में उतर रहा है। अन्य देशों की जो समुद्री जहाज है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जिसे बचाना है बचा ले। रूस और चीन ईरान का साथ देने का इशारा कर रहे हैं। रूस और चीन का जिक्र ऐसे हमलों के वक्त केवल आर्टिकल में खाली जगहों को भरने के लिए किया जाता है या वाकई वो साथ भी देंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुएस ने ईरान पर अमेरिकी बमबारी की निंदा की है और कहा है कि इससे पहले ही चिंगारी पर बैठे इस इलाके में युद्ध भड़क सकता है, नियंत्रण से बाहर हो सकता है। गुतरश ने सदस्य देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए कहा है। हमला करने की खबर के आते ही अमेरिकी कांग्रेस और सीनेट के कई सारे सदस्य ट्रंप पर महाभियोग चलाने की बात करने लगे, बम गिराने की निंदा करने लगे। कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि जब भी अमेरिका महान बनने के करीब होता है हम किसी विदेशी जंग में शामिल हो जाते हैं। अगर नेतन्याहू ने ईरान पर बम नहीं गिराया होता तो इजराइल की जनता पर बम नहीं गिर रहे होते। इजराइल एक परमाणु हथियारों से संपन्न देश है और यह हमारी लड़ाई नहीं है। बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर बम गिराना संविधान का उल्लंघन है। युद्ध को लेकर कांग्रेस का जो अधिकार मिला है उसका उल्लंघन है। इसी आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग भी चलाया जाना चाहिए। ये अमेरिका से ये आवाज आ रही है। वहीं सोनिया गांधी जी ने अपनी बात को जो उन्होंने द हिंदू में जो लेख लिखा था, जो न्यूज़ जो उनकी छपी थी, वो लेख छपा था, उस पे उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि इजराइल द्वारा गाजा में तबाही और बिना किसी कारण ईरान पर सैन्य हमलों के खिलाफ नई दिल्ली की चुप्पी साफ करती है कि मौजूदा सरकार ने अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं को त्याग दिया है। हमने न केवल अपनी साख खो दी बल्कि अपने मूल्यों को भी छोड़ दिया है। 13 जून को विश्व को एक बार फिर से एक तरफा सैन्य कार्रवाई के खतरनाक परिणाम देखने को मिले जब इजराइल ने ईरान और उसकी संप्रभुता के खिलाफ एक बेहद चिंताजनक और नियम विरुद्ध हमले किए। ये सोनिया गांधी जी ने अपने लेख में लिखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे भी अधिक चिंताजनक ये है कि यह हमला उस समय किया गया जब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे कूटनीतिक प्रयास सकारात्मक संदेश दे रहे थे। इस साल 5 दौर की बातचीत हो चुकी है तथा 6वें स्तर की बातचीत रूस में होने वाली थी। यह भी गौरतलब है कि हाल ही में मार्च 2025 में अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष स्पष्ट गवाही दी थी कि ईरान में परमाणु हथियार कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा तथा उनके सुप्रीम लीडर अली खमेनेई ने 2003 में यह कार्यक्रम रोके जाने के बाद दोबारा उसे शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। ये बयान अमेरिका में दिया गया था उनके इंटेलिजेंस चीफ के द्वारा और उसके बाद सोनिया जी ने आगे ये कहा है कि इजराइल में वर्तमान जो नेतृत्व का जो रवैया है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मौजूदा नेतृत्व लंबे समय से शांति को भंग करता है और उग्रवाद को बढ़ावा देता आया है। उसकी सरकार द्वारा लगातार अवैध विस्तार, चरमपंथी राष्ट्रवाद को मानने वाले गुटों के साथ गठबंधन तथा 2 राज्य समाधान के विरोध में न केवल फिलिस्तीन के नागरिकों को पीड़ा को बढ़ाया है बल्कि इस पूरे क्षेत्र को कभी न थमने वाले संघर्ष और टकराव की ओर भी ढकेल दिया है। वहीं पर सोनिया गांधी ने ट्रंप ने जो 17 जून को अपना बयान दिया था उस पर भी उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि ट्रंप का बयान बेहद चिंताजनक है, निराशाजनक है, जिसमें उन्होंने अपने ही इंटेलिजेंस चीफ के बयान को खारिज कर दिया और दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत करीब था। आज विश्व में ऐसे नेतृत्व की अपेक्षा एवं आवश्यकता है जो तथ्यों पर आधारित हो, कूटनीति से प्रेरित हो, न कि ताकत व झूठ से। दोहरे मानदंड पर उन्होंने खास तौर पे कहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को लेकर इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता, पर इसमें दोहरे मानदंड के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। इजराइल स्वयं एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसका अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य हमलों का लंबा इतिहास रहा है।
इसके विपरीत ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर चुका है और 2015 के ज्वाइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन योजना के अंतर्गत उसके ऊपर से प्रतिबंध हटाए जाने के लिए यूरेनियम एंटीचमेंट की कड़ी सीमाएं तय करने के लिए सहमत हुआ था। इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों जर्मनी और यूरोपीय संघ द्वारा समर्थन दिया गया था तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा इसकी पुष्टि की गई, लेकिन फिर भी 2018 में अमेरिका ने इसे एक तरफा फैसला करके त्याग दिया, यानी इसको नकार दिया। इस निर्णय ने सालों की मेहनत से स्थापित कूटनीति को खत्म कर दिया और एक बार फिर इस क्षेत्र में अस्थिरता पर खतरा मंडराने लगा है। इस तरह से सोनिया गांधी जी की जो चिंता है वो सच साबित होती नजर आई जब आज अमेरिका ने ईरान पर उसके परमाणु ठिकाने पर जो हमला किया है, वहीं पर सोनिया गांधी ने ईरान के उन बातों की भी चर्चा की जिस पे उन्होंने भारत का साथ दिया। ईरान ने महत्वपूर्ण मौके पर लगातार भारत का साथ दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अहम मुद्दे पर लगातार हमारे पक्ष में दिया गया सहयोग भी शामिल है। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। 1965 और 71 के युद्धों में पाकिस्तान की ओर झुकाव रखने वाले अपने पूर्ववर्ती इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान के मुकाबले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भारत का अधिक साथ देता आया है। तो इस तरह से सोनिया जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। जो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी वो निश्चित रूप से सामने नजर आ रही है और देखने को मिल रहा है किस तरीके से अमेरिका की अपनी तानाशाही साफ तौर पर देखने को मिल रही। वहीं उन्होंने चर्चा की कि 2023 को हमास द्वारा किए गए भयानक और अस्वीकार हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा करती है और ये निंदा कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और हम इजराइल की भयावह और बर्बर प्रतिक्रिया के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकते। इन हमलों में फिलिस्तीन के 55,000 से अधिक नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे परिवार, पड़ोस और यहां तक कि अस्पताल भी ध्वस्त कर दिए गए। गाजा अकाल के कगार पर खड़ा है और यहां के नागरिक जो पीड़ा झेल रहे हैं उसे शब्दों में कहना संभव नहीं है। वहीं पे उन्होंने भारत पर भी एक चिंता जताई है। जो सरकार है हमारे देश में, उस पे उन्होंने कहा है कि भारत का जो रवैया है इस मानवीय आपदा के सामने नरेंद्र मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण 2 राज्य समाधान के प्रति भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को त्याग दिया है, जिसके अंतर्गत एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन की कल्पना की गई थी जो सुरक्षा व सम्मान के साथ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला कर रह सके। लेकिन उन्होंने सलाह दी है भारत सरकार को कि अभी देर नहीं हुई है, भारत को स्पष्ट रूप से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए तथा तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत फिर से स्थापित करने के लिए हर कूटनीतिक चैनल की मदद भारत सरकार को लेनी चाहिए। इस तरह से ये सोनिया गांधी जी ने अपने लेख में, मैंने मुख्य चीजें आपको इसमें बताई हैं, तो आप लोग इससे ये समझ सकते हैं कि नेतन्याहू का जो ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर शक्ति से शांति लाने की बात कर रहे हैं, पहले शक्ति आती है और फिर शांति आती है, तो ये विध्वंसक बात है। आने वाले समय में इसका बहुत ही विध्वंस परिणाम देखने को मिल सकता है। हमें और आपको और विश्व की सभी शक्तियों से यही अपील है कि विश्व में शांति लाने के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।